हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जो भी लाइव है प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। जो भी लोग लाइव है प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर होगा जिस है ना। करीबन दो लेक्चर या तीन लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स खत्म होगा। मैट्रिक्स आज डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ, ठीक। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले मैं बात कर लूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिक डेफिनेशन में तो मैं बिल्कुल जान ही रहा हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे हम करते हैं। तो मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स अगर इस तरह से लिखी हुई है, मान लो एक मैट्रिक्स है ए बी और ये है सी डी, और ये लिखा हुआ है 2 by 2 का मैट्रिक्स है ना। तो ये 2 by 2 जो होता है, ये 2 by 2, इसमें ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसको अगर मैं एम लिखूं तो ये शो करता है कि इसको रो को, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है इसको मैं एम लिखूं तो ये शो करता है कि इसको कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो हमेशा बराबर होंगे। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमेशा बराबर होंगे। लेट सपोज कि ये जो लिखा हुआ है 2 by 2 है, इसकी जगह 3 by 3 होता तो ये 2 by 2 या फिर ये 3 by 2 या 3 by 3, ये जो है ये मैट्रिक्स का कहलाता है ऑर्डर। तो ये 2 by 2, 3 by 2 या 3 by 3, ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये जो मल्टीप्लीकेशन है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये 3 by 3 का मतलब ये नहीं कि 9 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, या 2 by 2 का मतलब ये नहीं है कि 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। 2 by 2 का मतलब है कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और 3 by 3 का मतलब है कि थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स। किसकी मैट्रिक्स? थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। शायद आप में से काफी सारे लोगों को ये पता भी होगा, पर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। और अगर मान लो कि दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है ना, यदि दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है m×n, तो इसका जो ऑर्डर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ऑर्डर m/n। इसका ऑर्डर जो हो गया वो m/n हो गया। ठीक, तो ये तो बात हो गई किसकी? ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हम बात करते हैं, एक मैट्रिक्स होती है जिसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है ए बी और ये 0 0। तो जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं। एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट आर 0। ए आई जे इक्वल्स टू 0 जब आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। भाई अगर इस मैट्रिक्स के आप एलिमेंट लिखो तो क्या लिखा जाएगा? A11 A12 A21 A21 और A22, ऐसा ही तो लिखा जाएगा। A12 0 होगा और A21 0 होगा, यानी कि ए आई जे 0 हो जाएगा और आई और जे इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होंगे उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैविंग 0 एलिमेंट, मैट्रिक्स हैविंग 0 एलिमेंट्स other than diagonal matrix, other than diagonal matrix, diagonal matrix is other than diagonal element, sorry, diagonal element, other than diagonal element is diagonal matrix, is diagonal matrix। तो ये जो है ये क्या कहलाएंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स आती है जिसको हम नाम देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। ये ए है, ये 0 है, ये 0 है, ये ए है। तो इसमें क्या होगा? ए आई जी 0 होगा, आई इज नॉट इक्वल्स टू जे होगा, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट है सबकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो डायगोनल एलिमेंट्स
आर सेम, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू सबकी क्या होगी, सेम होगी। और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे। तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, उसको हम क्या नाम देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी हम कहते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाए, वन हो जाए, है ना। ए आई जे इज जीरो और आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, ये तो हो गए जीरो, आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैल्यू क्या है, वन है। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स वैल्यू इज वन, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू वन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। फिर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, आपको पता होगा जो रो बना रही है वो रो मैट्रिक्स, जो कॉलम बना रही है वो कॉलम मैट्रिक्स। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर पे आती है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब जिसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो, जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, नल मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, जिसमें अपर जो ट्राइंगल है वो बन रहा हो, यानी कि लोअर एलिमेंट्स जो है डायगोनल के नीचे नीचे वाले वो सारे क्या हो, जीरो। यानी कि कुछ इस तरह से बन जाए, ए डी ई, यहाँ लिखा मैंने जीरो बी एफ, और इसको लिखा जीरो जीरो सी। तो अपर ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर क्या बन रहा है, अपर ट्राइंगल बन रहा है। इसको हम क्या नाम देते हैं, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। फिर एक आती है लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को शायद पता भी होगी, फिर भी रिकॉल करना जरूरी है। लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स वो होगी जिसमें जो लोअर ट्राइंगल बन जाएगा, मीन्स कुछ ऐसा बन जाए, ए जीरो जीरो, यहाँ बन जाए बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ये ई, और ये एफ, ये जीरो। तो लोअर ट्राइंगल बन जाए, लोअर ट्राइंगल। इसको हम क्या नाम देंगे, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। इसको हम क्या नाम देंगे, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट पेरियोडिक मैट्रिक्स। ये थोड़ी सी आप ध्यान रखना, जो अब मैं मैट्रिक्स जितने भी नाम लूंगा इनका, पेरियोडिक मैट्रिक्स। पेरियोडिक मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच, for which a k plus 1 is equals to a, where k is matrix, where k is period, where k is periodic matrix period, periodic matrix period, matrix period। तो लिखने का तरीका है इसको ये, यानी कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, एग्जांपल के लिए बात करें, हमारे पास है मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए, और वो मैट्रिक्स लिखी हुई है जीरो माइनस वन और वन जीरो। अब अगर मैं इसका A5 करूं तो A5 जो है वो A के इक्वल आ जाए। A5 A के इक्वल आ गया तो पेरियोडिक मैट्रिक्स, इसका पीरियड कितना हो गया, हमें ये पूछा जाएगा इसका पीरियड कितना हो गया, तो इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है k प्लस वन में। तो ये हो गया 4 प्लस वन इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब ये जो पेरियोडिक मैट्रिक्स हो गई, इसका पीरियड कितना हो गया मैट्रिक्स का, 4। तो पेरियोडिक मैट्रिक्स, पेरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 4, पेरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 4। तो ये ध्यान रखना पेरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट नेक्स्ट आती है हमारे पास आइडम पोटेंट। ये एट्थ हो गई, नाइन्थ, नाइन्थ नंबर पे आती है हमारे पास आइडम पोटेंट, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यदि हम किसी मैट्रिक्स को लिख पा रहे हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है ये पीरियड वन की मैट्रिक्स होती है ना। ये पेरियोडिक मैट्रिक्स होती है, पेरियोडिक मैट्रिक्स, पेरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड वन, ये वन पीरियड की पेरियोडिक मैट्रिक्स होती है। और अगर हम ए स्क्वायर को क्या लिख पा रहे हैं, ए लिख पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं
कौन सी मैट्रिक्स? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है, नॉन सिंगुलर भी हो सकती है। अब ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो तो उसको हम नाम देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंगुलर भी हो सकती है और ये नॉन सिंगुलर भी हो सकती है। 10th नंबर पे आती है हमारे पास निल पोटेंट मैट्रिक्स। 10th नंबर पे आती है निल पोटेंट मैट्रिक्स। निल पोटेंट मैट्रिक्स। निल पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है? यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका हमने इंडेक्स किया, यानी कि उसकी पावर की और वो जीरो के बराबर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स। जो P है वो कहलाएगा निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स P, है ना? ए पी इक्वल्स टू जीरो, देन A is called nilpotent matrix, nilpotent matrix of index P, of index P। एक nilpotent मैट्रिक्स के लिए उसका जो ट्रेस और डिटर्मिनेट है वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। और nilpotent मैट्रिक्स, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, फॉर nilpotent मैट्रिक्स, nilpotent मैट्रिक्स, its trace and determinate is always zero। इसका जो ट्रेस है और जो डिटर्मिनेट है वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, निल पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, तो निल पोटेंट मैट्रिक्स के बाद आती है हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। 11th नंबर पे हम बात करेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम आई से लिखते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसका जो स्क्वायर है वो आई के इक्वल, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो है वो सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, इट इज सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स, इट इज सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स। ये सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स भी होती है। कौन सी मैट्रिक्स? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है सभी को? ये मैट्रिक्स के टाइप हो गए। पूछ ले कभी कभार, कभी पूछ ले इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन डाल दे और फिर हमें ये लगे कि नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो करें तो फिर बेवकूफ़ी होगी। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? किसी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, उनका जो सम होता है उसको हम कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, sum of the principal diagonal elements is known as trace of matrix, is known as trace of matrix, trace of matrix। देखो, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास मैट्रिक्स। तो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल एलिमेंट्स कौन से हो गए? ये हो गए, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा ए प्लस ई प्लस। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना? क्या कहलाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। फिर उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्रेस की। तो ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई वो हम देख लेते हैं। तो ट्रेस की प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले अगर कोई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, उन दोनों मैट्रिक्स का जो ट्रेस है, मतलब उन दोनों मैट्रिक्स के समेशन का जो ट्रेस है वो बराबर होता है इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रेस के सम के। दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, उन दोनों को आपने सम कर दिया और उसका आप ट्रेस निकाल, वो ट्रेस इक्वल होगा अगर उन इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रेस को भी आप निकालें और उनका सम करें तो वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। इसी तरह से यदि हमने
किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर सी है और ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सी है एक स्केलर, इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, सी टी आर ए। मतलब उस मैट्रिक्स की वैल्यू आप निकाल लो, उसका ट्रेस निकाल लो और उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, सी एक स्केलर है। थर्ड नंबर पे, यदि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी और उनका हम प्रोडक्ट करते हैं और उनका ट्रेस निकालते हैं, तो ए बी का जो ट्रेस आएगा वही बी ए का भी ट्रेस आएगा, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर लगेगा, कम्यूटेटिव लॉ लगेगा तो दोनों का जो ट्रेस है वो इक्वल। फिर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए बी और सी डी, उन चारों को हमने मल्टीप्लीकेशन करा और मल्टीप्लीकेशन करके हमने एक मैट्रिक्स बना ली और उसका ट्रेस निकाल लिया, तो ट्रेस ऑफ ए बी सी डी इक्वल होगा ट्रेस ऑफ बी सी डी ए, बी सी डी ए, ये इक्वल होगा ट्रेस ऑफ सी डी ए बी और ये इक्वल होगा ट्रेस ऑफ डी ए बी सी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये सब साइक्लिक ऑर्डर में लिखे, ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी डी ए बी, डी ए बी सी, तो ये सब साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं, साइक्लिक में, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए। अगर साइक्लिक ऑर्डर में होंगे तो ये इनके ट्रेस आपस में इक्वल होते जाएंगे और साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होंगे तो फिर ये इनके ट्रेस इक्वल नहीं होंगे। एक चीज आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है ऐसे ए बी सी ई एफ जी करके एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, ए मैट्रिक्स है, इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो कॉलम है उसको रो बना दो, जो रो है वो कॉलम बना, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो ए बी सी और ये बन गया ई एफ जी। अब देखो हुआ क्या है, अभी ये मैट्रिक्स थी 2/3 की मैट्रिक्स, 2 रो और 3 कॉलम, जब आपने ट्रांसपोज किया तो ये बन गई किसकी, 3/2 की मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, अभी ये 2/3 की मैट्रिक्स है, अब ये बन गई 3/2 की मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की कुछ, क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि आप किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी जो बेसिक मैट्रिक्स थी। इसी तरह से आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, इनका प्रोडक्ट करके आप इनका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो आप क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। फिर इसके बाद आता है ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में डैगर से पढ़ते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में डैगर से पढ़ते हैं, डैगर से। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है ए डैगर। ए डैगर का मतलब होता है या तो किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर दो और उसका कंजुगेट कर दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले उसका कंजुगेट कर दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज कंजुगेट किया, वापस से उसका ट्रांसपोज कंजुगेट कर दिया तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है, मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स है, उसका आप डैगर कर रहे हो, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो बी डैगर और ए डैगर। तो यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को। चलो पहले कुछ क्वेश्चन किया जाए, उसके बाद फिर हम आगे चीजें करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है ट्रेस ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स is always
is always a fixed natural number, always a fixed natural number. B है trace of some matrix, trace of the sum, trace of the sum of two matrix, of two matrices is equal to, is equal to the sum of their traces, equal to sum of their traces. ऑप्शन सी है ट्रेस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स is some multiple of its order, is some multiple of its order. और ऑप्शन डी है ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए। तो हमें इसमें से ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। देखो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए, ये सही है। फिर ट्रेस ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिक्स, ये अभी हमने पढ़ा, ये प्रॉपर्टी में था कि ट्रेस ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल सम ऑफ ट्रेस ऑफ देयर मैट्रिक्स, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। फिर बोला है ट्रेस ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स, तो कोई स्केलर मैट्रिक्स ले लो A0 और 0A, इसका ट्रेस निकालोगे तो इसका ट्रेस क्या आएगा, इसका ट्रेस आएगा 2A। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/2 का। तो यहाँ पर लिखा है ट्रेस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज सम मल्टीपल ऑफ इट्स ऑर्डर, सम है कि सेम है, सम मल्टीपल ऑफ इट्स ऑर्डर, ठीक है। तो सम मल्टीपल, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है 2, तो सेम है, सम नहीं आएगा, सेम, सेम मल्टीपल ऑफ इट्स ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो गया इसका 2, तो इसके ऑर्डर का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, ठीक। तो ये क्या आ गया, ऑप्शन सी भी सही है। पहला ऑप्शन जो है ट्रेस ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर, जो फिक्स नेचुरल नंबर है ये कोई जरूरी नहीं होगा। मान लो एक यूनिट मैट्रिक्स ये बन रही है तुम्हारे पास एक, तो ये क्या आएगा 2। इसी तरह से कोई एक मैट्रिक्स बन गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आ जाएगा 3। तो फिक्स नेचुरल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर में तो 0 भी आता है ना, तो ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ये गलत है, ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द मैट्रिक्स, कंसीडर द मैट्रिक्स बी, तो ये आ गया 0 -1 और 1 0, देन बी 1 0 2 3 इक्वल्स, बी 1 0 2 3 इक्वल्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ऑप्शन ए है -1 0 और 0 -1, ऑप्शन बी है 0 1 और -1 0, ऑप्शन सी है 1 0 और 0 1, और ऑप्शन डी है -1 0 और 0 1। 1 0 2 3 निकालना है, कैसे करेंगे भाई। हमें जो मैट्रिक्स दी है वो मैट्रिक्स है 0 -1 और 1 0। सबसे पहले इसका बी स्क्वायर निकाल लो, इसका बी स्क्वायर निकालने का मतलब है 0 -1 1 0, तो वापस से मल्टीप्लाई कर दो 0 -1 और 1 0, प्रोडक्ट कराना है। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा -1 0 0 -1, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -1 के। और बी स्क्वायर का बी की पावर 4 निकाल लो, तो बी की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1 और उसका स्क्वायर तो आ जाएगा 1, यानी कि बी की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अब जो लिखा है 1023, तो 1023 बी 1023 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बी 1020 और B3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1020 है जो, वो क्या हो गया, b की पावर 4 और 255,
और बी क्यूब। बी की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये कितना हो गया 1 पावर 255 और बी क्यूब, यानी कि ये वैल्यू हो गई बी क्यूब। बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, बी क्यूब को लिख सकते हैं बी स्क्वायर डॉट 1। बी स्क्वायर की वैल्यू 2 कहाँ आई है, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 कहाँ आई है, -1 है, -1। बी स्क्वायर जो है वो -1 है, और ये मैट्रिक्स है 0 -1 1 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 1 -1 0, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी स्क्वायर कराए तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराए ना, प्रोडक्ट कराए तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। -1 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो -1 ही तो आएगा। इसका प्रोडक्ट, इसका वो निकालो एक बार प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालो तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा -1 आएगा ना, -i, ऐसा लिख लो। देखो ये वैल्यू ये बनेगी ना, डिटर्मिनेंट नहीं, सॉरी, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है ना, -i के बराबर वैल्यू हो गई ना, आई, ये किसके बराबर वैल्यू हो गई, आई के बराबर हो गई ना। तो ये -i हो गया, और -i मतलब कितना होता है, 1 ही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। आ गया समझ। फिर उसके बाद आती है एक मैट्रिक्स जिसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें अगर उसका ट्रांसपोज और जो मैट्रिक्स है वो खुद आपस में इक्वल हो, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, और ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। इस बात का क्या मतलब है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स लिखिए ए बी सी, बी सी डी और सी डी और ई, देखो ये है 1 1, ये है 1 2, ये है 1 3, ये है 2 1। तो ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, तो ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई मतलब ये ए 1 2 इसकी वैल्यू है बी, तो ए 2 1 की वैल्यू भी क्या है, बी है। इसी तरह से ये देखो ये दोनों एलिमेंट इक्वल है, इसी तरह से ये देखो ये सी और सी आपस में इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो ए आई जे और जो ए जे आई है, सिमेट्रिक एलिमेंट्स जो हैं आपस में इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो सेम मैट्रिक्स वापस से बन जाएगी। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस n प्लस 1/2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a symmetric matrix, number of element in a symmetric matrix is n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, n into n plus 1 by, ठीक है। n by n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है फॉर n by n ऑर्डर, n by n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। इसी तरह से यदि यदि 8t इक्वल्स टू हो जाता है -a,
ए टी इक्वल्स टू हो जाता है माइनस ए, और ए जे आई बनता है माइनस ए आई जे के। ए जे आई इक्वल्स टू हो जाता है माइनस ए आई जे के, तो उसको हम नाम देते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट जो होंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, इसके लिए जो इसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे फॉर n बाय n ऑर्डर मैट्रिक्स, वो होंगे n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। कितने होंगे? n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं? जीरो होते हैं। द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा क्या होते हैं? जीरो होते हैं। यदि कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, और बी मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, देन then AB will also symmetric, then AB will also symmetric if A and B commute, if A and B commute, यदि A और B आपस में कम्यूट करेंगे, कम्यूट करने का मतलब है कि A और B का जो आप ओपन करोगे ब्रैकेट कम्यूटेटर में, तो ए बी माइनस बी ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए सिमेट्रिक है और बी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा यदि ए और बी आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कम्यूट कर रहे होंगे। यदि ए और बी आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कम्यूट कर रहे होंगे, तो ही वो क्या होंगी? उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सिमेट्रिक होगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती है जिसको आप कहते हो हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका ए डैगर इक्वल्स हो ए के, ए डैगर इक्वल हो ए के, डैगर डैगर, ए डैगर इक्वल हो ए के, और ए आई जे, ए आई जे इक्वल्स हो ए जे आई के कंजुगेट के, ए जे आई के कंजुगेट के, तो उसको हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, आर ऑलवेज रियल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? एक मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स फॉर, मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स फॉर n by n हर्मिशियन मैट्रिक्स, n by n हर्मिशियन मैट्रिक्स इज n। तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स, minimum number of real elements for the n by n Hermitian matrix, n by n Hermitian matrix is n, is n। ये दो आप ध्यान रखेंगे।
फिर आती है एंटी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। एंटी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। एंटी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन का मतलब क्या है? यदि जो डैगर है मैट्रिक्स का वो इक्वल हो -a के और ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई और उसका कंजुगेट, ए जे आई और उसका कंजुगेट, तो उसको हम कहते हैं एंटी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। एक एंटी हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो या तो जीरो होते हैं और या वो प्योरली इमेजिनरी होते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर जीरो, आर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, और प्योरली इमेजिनरी। या तो वो जीरो होते हैं या प्योर इमेजिनरी होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स इन n by n order skew matrix is zero. minimum number of real elements, minimum number of real elements for n by n Hermitian matrix, n by n Hermitian matrix is zero. इसके जो मिनिमम एलिमेंट है, रियल एलिमेंट मतलब इसमें होते ही नहीं है। फिर बात करें यदि हमारे पास कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है और उसको हमें स्क्यू हर्मिशियन बनाना है तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आयोटा। if A is Hermitian matrix, if A is Hermitian matrix, A एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, then आयोटा A और माइनस आयोटा A will be skew Hermitian, will be skew Hermitian। मतलब इसका आप ऐसे भी मतलब निकाल सकते हो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स को यदि आपको एंटी हर्मिशियन बनाना है या स्क्यू हर्मिशियन बनाना है तो उसको आपको आयोटा से या माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको आयोटा से या माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि यदि कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है और उसको यदि किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो मैट्रिक्स भी क्या होगी, वो भी हर्मिशियन होगी। इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स देन के क्या है, के स्केलर है, के इज स्केलर, के ए will also be Hermitian, will also be Hermitian। क्लियर है यहां तक बातें सभी? यहां तक क्लियर है सभी को? फिर एक मैट्रिक्स होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो यदि उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? पहली, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेट है वो या तो हमेशा +1 होगा या -1। तो डिटर्मिनेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स
will be either +1 or -1. ऑप्शन सेकंड, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए AT इक्वल्स टू -A1 सॉरी, यानी कि उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होगा। थर्ड, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हर एक रो और हर एक कॉलम आपस में क्या होंगे, नॉर्मलाइज होंगे। तो each row and each column of an orthogonal matrix is a normalized vector. अब ये मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसा आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप ब्रा वेक्टर को और उसके किससे मल्टीप्लाई करते हो, उसके ब्रा वेक्टर को उसके कैट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो कैट वेक्टर है वो होता है कॉलम वेक्टर, और ब्रा जो होता है वो रो वेक्टर होता है। तो जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो अगर वो कंडीशन 1 आ जाती है तो वो नॉर्मलाइज है, और अगर वो 1 नहीं आती है, 0 आ जाती है, तो वो ऑर्थोगोनल। किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक रो और एक कॉलम हमेशा नॉर्मलाइज होंगे। नॉर्मलाइज होने का मतलब है उनका जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फोर्थ 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 क्या होगा, एनी टू रोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। एनी टू रोज or any two columns of orthogonal matrix are orthogonal to each other, इस बात का मतलब ये है कि कोई भी दो रो उठा लो, कोई भी दो कॉलम उठा लो, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनर प्रोडक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स में उनका जो इनर प्रोडक्ट है या जो आउटर प्रोडक्ट हम जिसको कहते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उनका जो आउटर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 0 आएगी, किसी भी दो रो की, किसी भी दो कॉलम की, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। जबकि एक रो और एक कॉलम उठाते हो तो उनका जो जो आउटर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। फिर फिफ्थ पॉइंट, यदि ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और बी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी या बी ए बी हमेशा क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो ए एंड बी इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then AB and BA will be always orthogonal, will be always always orthogonal। तो ए बी और बी ए हमेशा क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ए बी और बी ए हमेशा क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। क्लियर है यहां तक? फिर इसके बाद आती है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स जैसे आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में लिखा ए ए टी या ए टी ए इक्वल्स टू आई, इसी तरह से यूनिटरी मैट्रिक्स में होता है ए ए डैगर या ए डैगर ए इक्वल्स टू आई, तो इसको हम कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ये डैगर है, डैगर। इसके भी कुछ, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कुछ पॉइंट्स है, इसी तरह से इसके भी कुछ होते हैं। तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, यूनिट आएगा, एक। तो डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिट मॉड्यूलस। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी।
जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए टी इक्वल्स टू ए इनवर्स, इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे ए डैगर इक्वल्स टू ए इनवर्स। क्या लिखेंगे, ए डैगर इक्वल्स टू ए इनवर्स। एक यूनिटरी मैट्रिक्स की ईच रो एंड ईच कॉलम नॉर्मलाइज होते हैं, ठीक है। ईच रो एंड ईच कॉलम of unitary matrix are normalized। ये हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं। इसी तरह से यूनिटरी मैट्रिक्स की दो कोई भी रो या दो कोई भी कॉलम, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स of orthogonal matrix are orthogonal vectors, are orthogonal to each other। यदि ए और बी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उनका जो प्रोडक्ट है ए बी या बी ए, वो भी क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ कुछ किसके सिमिलर है, वो ऑर्थोगोनल के सिमिलर है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इफ ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिक्स, A and B are unitary matrix, then AB or BA will be unitary। तो AB या BA जो है वो भी क्या होंगे, यूनिटरी होंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें सब? अब कुछ क्वेश्चंस बताओ। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, 2 3, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है द मैट्रिक्स ए डिफाइंड बाय ए 1 0 0 0 ए बी और 0 माइनस बी ए इज ऑर्थोगोनल इफ। ऑप्शन ए है a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू -1। ऑप्शन बी है a इक्वल्स टू 1/√2 और b इक्वल्स टू -1/√2। ऑप्शन सी है a इक्वल्स टू 1/√2 और b इक्वल्स टू -i/√2। और ऑप्शन डी है a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1। ये दोनों, ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल कब होगी, ये हमें बताना है।
कंडीशन लगाओ, कंडीशन ए 8 t इक्वल्स टू 1, 1 0 0 0 a b 0 माइनस बी ए। इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो रो कॉलम और कॉलम रो, तो 1 0 0 ये तो सेम रहेगा, ये बन जाएगा 1 0 0, और जो कॉलम है वो रो 0 a b, पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो 0 माइनस बी और ए। करो, प्रोडक्ट करो इनका प्रोडक्ट, 1 0 0 पहले में आ गया 1, फिर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ये बन गया, फिर बनेगा 0 0 0 ये 0 हो गया, फिर बनेगा 0 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बनेगा 0 माइनस ए बी और प्लस ए बी, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये होगा 0 0 0 0 हो गया, 0 माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देखो 0 माइनस ए बी और प्लस ए बी, ठीक है, 0 हो गया। फिर थर्ड पे आओ, 0 माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है वो आई के बराबर आनी चाहिए, आई के बराबर, है ना। तो आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो ये हो गया 1 0 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ये कर रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में लिखा है 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 ये बनाएगा 1, केवल ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स है ए बी सी सी ए बी और बी सी ए is an orthogonal matrix, is an orthogonal matrix, then ऑप्शन ए आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऑप्शन बी है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, ऑप्शन सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ऑप्शन डी है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे,
तो कोई भी दो रो उठा लो, मान लो ये पहली रो है, इसको हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा इसको, तो ये बन गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और दूसरी जो रो है उसको हमने लिख लिया सी आई प्लस ए जे प्लस बी के, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, उसके अकॉर्डिंग R1 डॉट R2 कितना होगा, 0, क्योंकि हमने बात की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये ऑर्थोगोनल होंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए सी प्लस ए बी या बी ए प्लस सी बी। ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किसके बराबर हो गया, 0 के इक्वल हो गया। फिर एक कंडीशन और है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी हर एक रो या हर एक कॉलम जो है वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो ये भी लिख लेना है यहाँ पे नोट लगा के, ईच रो एंड ईच कॉलम, each row and each column of orthogonal matrix is unit vector। ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो इसका आप यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो R1 जो वेक्टर है उसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। इसी तरह से यहां से आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये लिख ली और एक कंडीशन ये लिख ली, ये यहां से बन गई। अब आपको क्या करना है, इन चारों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो पहले मैंने बनाया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर चली गई, 0। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इसको हमने ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को किसके इक्वल कर दिया, 1 के। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो यहां से हमारे पास कंडीशन बनेगी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, ये आ गया। अगर आप ये देख के, सिर्फ ये कंडीशन देख के ये आंसर लगा दोगे तो ये तो एक कंडीशन है और दूसरी कंडीशन ये है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो ये आंसर लगाओगे तो ये तो इसकी एक कंडीशन है बस। आंसर है जो वो ये आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। क्लियर। नहीं, ए भी आएगा, सॉरी सॉरी, ए भी आएगा ना, क्यों यहाँ पे तो ऐसा बोला ही नहीं ना कुछ, देन ए भी सही है इसका। ए ऑप्शन भी सही है, ए भी सही है, ए भी आएगा, ए भी आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बोल दिया होता कि कंडीशन यूज नहीं करनी है तब नहीं लगाते आप, ए भी आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 1 ही बन रहा है ना। फिर एक क्वेश्चन और करो, फिर बाकी कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एन यूनिटरी मैट्रिक्स में, यूनिटरी मैट्रिक्स दी है, यूनिटरी मैट्रिक्स है ए ई की पावर आयोटा अल्फा, बी और सी ई की पावर आयोटा बीटा और डी इज गिवन वेयर वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा अल्फा एंड बीटा आर रियल, the inverse of the matrix is, then the inverse of matrix is
ऑप्शन ए है ए ई पावर आयोटा अल्फा माइनस सी ई पावर आयोटा बीटा, बी और डी। ऑप्शन बी है ए ई पावर आयोटा अल्फा, सी ई पावर आयोटा बीटा, बी और डी। ऑप्शन सी है ए ई पावर आयोटा अल्फा बीटा, सी ई पावर आयोटा बीटा और डी। और ऑप्शन डी है ए ई पावर माइनस आयोटा अल्फा, सी ई पावर आयोटा बीटा माइनस का, और बी और डी। ये चार ऑप्शन दिए। इनवर्स निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स के लिए क्या कंडीशन है, यू डैगर इज इक्वल्स टू यू इनवर्स। तो ये जो यूनिटरी मैट्रिक्स है इसका डैगर निकाल दो। तो यू इनवर्स किसके बराबर होगा, यू डैगर। डैगर का मतलब है ट्रांसपोज कंजुगेट, तो इसका ट्रांसपोज करके और कंजुगेट कर दो। तो ये बन जाएगा ट्रांसपोज कंजुगेट, क्या बनेगा, ए ई पावर माइनस आयोटा अल्फा और सी ई पावर माइनस आयोटा बीटा, और ये हो जाएगा बी डी। तो ए ई पावर माइनस आयोटा अल्फा यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर है। तो अब जो रिमेनिंग पोर्शन है मैट्रिक्स का वो करेंगे हम कल की क्लास में। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज कराई है, इनको ध्यान से पढ़ लेना। मैट्रिक्स से शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैट्रिक्स के क्वेश्चन आएंगे आएंगे डेफिनेट है, तय है मैट्रिक्स के क्वेश्चन मिलने आप। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। अब हम ईएमटी की क्लास में मिलेंगे अराउंड 4:15, 4:15 या 4:30 के बीच में कभी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ऑल्टरनेटिंग करंट।